Hello guys, you able to hear me? Okay. So let us talk about reforms in multilateral institutions. So for that, first of all, we have World Bank reform. So आपसे यूपीएससी एक जेनरिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं और एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं. It can ask you question about generic reforms in multilateral institutions, जिसमें बैंक्स हो सकते हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशंस हो सकते हैं, और इट कैन स्पेसिफिकली आस्क कि एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूशन में, एनी इंस्टीट्यूशन इट कैन बी, उसमें क्या आपका रिफॉर्म हो सकता है. ओके, सो स्पेसिफिकली इट कैन आस्क और इन जेनरिक टर्म्स इट कैन आस्क. सो उस हिसाब से आपको इम्प्रोवाइज करके अपने पॉइंट्स लिखने होंगे. ठीक है. सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सो देर इज समथिंग विच इज नोन एज द ब्रेटन वुड्स सिस्टर्स. सो हु आर द ब्रेटन वुड्स सिस्टर्स? It is IMF and World Bank. Okay. So ये बेसिकली पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 ग्लोबल ऑर्डर उसको बनाने के लिए इन्होंने ये दोनों को एस्टैब्लिश किया. नाउ दिस इकोनॉमिक ऑर्डर वाज लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. It was resisted by the USSR for some time, but after USSR collapsed, these two institutions again came back to total prominence across the globe. इसी में जो वर्ल्ड बैंक है और IMF है, ये एड डिप्लोमेसी करता था. अब एड डिप्लोमेसी में होता क्या था कि लोन्स को वेपनाइज किया जाता था. लोन्स वेयर वेपनाइज्ड. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कंट्री गरीब है, इफ इट्स अ पुअर कंट्री एंड इट विशेस टू गेट अ लोन, तो मैं बोलूंगा ओके, डू दीज थिंग्स, ओके, देन आई विल बी गिविंग यू द लोन. If you do this, if you do that, then you can get the loan. Okay. So एक एक्यूजेशन जो है, जो इन ऑर्गेनाइजेशन पे दिया गया था, दैट इज कि ये लोन को वेपनाइज करते थे. ओके. जो आपका वर्ल्ड बैंक है, उसके दो मेन इंस्टीट्यूशंस थे. एक है आपका IBRD और दूसरा है IDA. इस साल क्वेश्चन आया था ये IBRD का. सो उसमें एक आपसे एक स्टेटमेंट पूछा था कि इट इज द ओनली इंस्टीट्यूशन which does the work. Okay, which is wrong. Okay, which is not right. IDA भी है और भी बाकी इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं. सो वर्ल्ड बैंक में दो इंस्टीट्यूशंस थे, IBRD और IDA. और IBRD जो था, ये बेसिकली इंडिया जैसी कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्री थी, लोअर मिडिल इनकम कंट्री, उनको लोन्स देता था. और IDA जो है, ये बेसिकली वर्ल्ड के पुअरेस्ट कंट्री को लोन देता है. और आपके वर्ल्ड बैंक ग्रुप में और भी IFC है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन. और ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स जो है, वर्ल्ड के डेवलपिंग कंट्रीज और पुअर कंट्रीज में हेल्प करता है. उसके साथ साथ मीगा है. व्हाट इज मीगा? मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी. सो ये जो आपका मीगा है, दिस बेसिकली प्रोवाइड्स पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस. अब इसमें होता क्या है, दैट अगर मैं एक
प्राइवेट इन्वेस्टर हूं, सो इफ आई एम in trying to invest in a country which is politically unstable, so MIGA will guarantee my investment, sort of like an insurance company. ये क्या करेगा, इंश्योरेंस कवर मुझे देगा कि अगर मेरा इन्वेस्टमेंट डूब जाता है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, सो देन माय इन्वेस्टमेंट मनी दैट विल बी रिटर्न्ड बाय मीगा। ओके। उसके बाद ICS ID है, और इसमें आर्बिट्रेशन और इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स वगैरह इसको हैंडल किया जाता है। ICS ID का इंडिया मेंबर है क्या? इज इंडिया मेंबर ऑफ ICS ID? द आंसर इज नो। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ all the other organizations of World Bank except ICS ID. Okay. वर्ल्ड बैंक जो है, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड पॉलिसी एडवाइस। सो अगर मैंने आपको जो दो बताया था, IMF और वर्ल्ड बैंक, इसमें से IMF जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में हेल्प करता है। जब आपका पैसा कम हो जाए और उससे आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो खराब हो जाए, उस समय IMF पैसा देता है। IMF कभी लोन देगा आपको स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए? इट विल नॉट गिव यू। विच ऑर्गेनाइजेशन विल गिव यू? इट इज द वर्ल्ड बैंक। इट इज द वर्ल्ड बैंक which will give you the money, whereas IMF it will give you in case of BOP crisis, that is the balance of payment। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इम्बैलेंस हो जाता है और आपका फोरेक्स नीचे चला जाता है, so in that case, in the BOP crisis, IMF is going to give you the loan, whereas the World Bank is going to give you the loan for developmental activities. So developmental activities के लिए जो लोन दे रहा है, एक एक्यूजेशन हमेशा से इनके साथ ये रहा है दैट दे वेपनाइज द लोन्स। अब इसमें बोला क्या जाता है दैट इफ यू पैंडर टू वट एवर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज सेइंग, इफ यू टो द लाइन of the USA, because these two institutions, the IMF and World Bank, they are part of the United States sphere of influence। और ऑन पेपर तो इनको इंडिपेंडेंट बताया गया है, लेकिन ऐसे इन रियलिटी ऑन ग्राउंड दे आर पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। सो उस केस में वेपनाइजेशन ऑफ लोन ये कहा गया है दैट द वर्ल्ड बैंक ओनली गिव्स लोन्स टू दोज कंट्रीज, or it gives favorable treatment to those countries who toe the line, okay, of the United States of America। अब यहां पर जो है वर्ल्ड बैंक को हम क्या कहते हैं, दैट इसका जो प्रोडक्ट है और पॉलिसी एडवाइस है, दैट इज टेलर मेड फॉर दोज कंट्रीज हु आर US allies, ऐसे पुअर कंट्री या ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज हु लाई इन द US sphere of influence। अभी पाकिस्तान का एग्जांपल है बहुत बढ़िया। अभी जैसे पाकिस्तान को $40 बिलियन दिया गया, सो $40 बिलियन देने का क्या मतलब बनता है एक कंट्री को विच इज अ टेरर सपोर्टर, बट इट इज फॉलोइंग इन द US sphere of influence। यूनाइटेड स्टेट्स वांट्स टू spruce up Pakistan। Okay, so it always was a major non-NATO ally. It was always a major US ally in the war against uh, US enemies, especially Osama bin Laden and Al Qaeda। सो उस केस में पाकिस्तान को फेवरेबल ट्रीटमेंट हमेशा से मिलते रहा है। थ्रू आउट द कोल्ड वॉर पाकिस्तान हैड गॉट बेटर ट्रीटमेंट कंपेयर टू इंडिया व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड बैंक लोन। उसका एक इम्पैक्ट क्या हुआ, क्या मैं कह सकता हूं? AIIB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एज मल्टीलैटरल एजेंसीज और न्यू एज मल्टीलैटरल बैंक्स टू काउंटर this phenomena or this fact that the United States is weaponizing the loans to developing countries।
ये ब्रिक्स ने अपना एनडीबी खोला और चाइना ने अपना एआईआईबी खोला। दैट कैन बी एन एग्जाम्पल। या ओके। अब वर्ल्ड बैंक जो है, इट फोकसेस ऑन सेक्टर्स सच एज एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स बनाने में, बाकी सारी चीजें बनाने में हेल्प करता है। एंड सी दिस, ऑल दिस इज क्रिटिकल। ये किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए क्रिटिकल सेक्टर है। सो बहुत बार क्या होता है, दिस लीड्स टू चेंजेस इन द फॉरेन पॉलिसी, एंड हेंस दिस लीड्स टू द अंडरमाइनिंग ऑफ सॉवरेंटी। अगर मैं बहुत डेस्परेट हूं फॉर फंडिंग टू बिल्ड अ हॉस्पिटल, टू बिल्ड अ school, so in that case what is going to happen? In that case, what is going to happen is that ये जो एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके लिए मैं अपना सॉवरेंटी जो है वो पॉन कर दूंगा, इन ऑर्डर की मैं एक इमर्जिंग कंट्री हूं या एक गरीब कंट्री और पुअर कंट्री हूं, इफ आई वांट टू गेट अ लोन। सो दैट एक्यूजेशन हैज ऑलवेज बिन विद द वर्ल्ड बैंक। उसमें एक और चीज है कि कैन यू बिकम अ मेंबर of World Bank without becoming a member of the IMF? The answer is no. आपको IMF का मेंबर बनना ही पड़ेगा। एंड इफ यू आर बिकमिंग द मेंबर ऑफ IMF, by default you are subscribing to the capitalist world order. You cannot have a socialist structure अगर आप IMF से लोन ले रहे हैं। You cannot have subsidies. You can have subsidies, but you cannot have subsidies as much as you like, because then the IMF is going to control the various sectors of your economy. So यहां पर एक बड़ा रोल जो है, अगर हम देखते हैं तो उसमें एक वेरी बिग इफ्स एंड बट्स जो लगता है वर्ल्ड बैंक के फंडिंग के लिए, कि आपको अगर चाहिए वर्ल्ड बैंक का फंडिंग, सो वन ऑफ द मेजर conditions is that you have to become a member of IMF. If you are not a member of IMF, you cannot become a member of World Bank. And the moment you become the member of IMF, you are in principle agreeing to the capitalist global order. So क्या ये desperation को exploit करना नहीं हुआ? And that is why we have new age banks like the BRICS bank called the NDB and the AIIB. Why I am not saying ADB? ADB भी तो बैंक है, but I am not saying ADB. Why? I am saying NDB and AIIB. AIIB is China led, NDB is BRICS led. Because ADB जापान का है, so already यूनाइटेड स्टेट्स का इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। जापान इज अ यूएस एलाई, यूएस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जाता है। सो ऑलरेडी एडीबी इज अंडर यूएस इन्फ्लुएंस। क्या ये आपको बात पता है ना, एआईआईबी में जापान यूएस नहीं है, लेकिन एडीबी में जापान यूएस एंड चाइना इज देयर। ओके, सो दिस इज द सिचुएशन दैट व्हाट वी आर हैविंग हियर। ओके, इंडिया का रिलेशनशिप अगर हम बात करते हैं, सो इंडिया हैज ऑलवेज बिन अ मेजर partner of World Bank. It was one of the founding members. And since independence, India has been one of the largest recipients. पहले हम आईडीए के थे, आईडीए पुअरेस्ट कंट्री को देता था। आफ्टर दैट, when our per capita income rose, when our GDP numbers rose, so in then we graduated to IBRD. आज के डेट में इंडिया आईबीआरडी से लोन लेता है और आईडीए के लोन पूल में कंट्रीब्यूट करता है, सो दैट अदर कंट्रीज कैन बेनिफिट। सो इंडिया हैज बिन द लार्जेस्ट, इट इज नॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट, इट इज द लार्जेस्ट। मतलब इस एक्चुअली में नंबर वन है लोन्स लेने में फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। अच्छा, विच कंट्री इज नंबर वन टू टेक लोन फ्रॉम एआईआईबी? सबसे ज्यादा एआईआईबी से लोन किसने लिया है?
द आंसर इज इंडिया। सबसे ज्यादा एनडीबी से लोन किसने लिया है? द आंसर इज इंडिया। सबसे ज्यादा एडीबी से लोन किसने लिया है? द आंसर इज इंडिया। सबसे ज्यादा वर्ल्ड बैंक से लोन किसने लिया है? आईबीआरडी। अब तो आईडीए से हम लोन नहीं ले सकते। वर्ल्ड बैंक के मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, 5 ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताए, उसमें से एक आईबीआरडी है। सो उसका नंबर वन रेसिपिएंट कौन है? इंडिया। सो इंडिया इज अ कंट्री जो सारे डेवलपमेंटल बैंक से सबसे ज्यादा लोन लेता है। सो क्या मैं ये कह सकता हूँ दैट इंडिया इज अ प्राइम बेनिफिशियरी ऑफ मल्टीलैटरल एजेंसीज और मल्टीलैटरल क्रेडिट एजेंसीज? इस तरीके के पॉइंट्स आप लिख सकते हैं अपने आंसर्स में। ओके। द वर्ल्ड बैंक हैज न्यूमरस प्रोजेक्ट्स इन इंडिया: इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट। ओके। उसके साथ साथ हमें वर्ल्ड बैंक ने ग्रीन रेवोल्यूशन में हेल्प किया था, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में हेल्प किया था, क्लीन गंगा प्रोजेक्ट में हेल्प किया था। पॉलिसी सपोर्ट हमें देता है हाउ टू यूटिलाइज आवर लोन। सो वर्ल्ड बैंक हैज बीन अ वेरी गुड पार्टनर, अ वेरी प्रोमिनेंट पार्टनर इन इंडियाज डेवलपमेंट स्टोरी। ओके। और इंडिया जो है, पहले आईडीए का रेसिपिएंट था, बट आफ्टर बिकमिंग अ मिडिल इनकम कंट्री, इंडिया हैज नाउ स्टार्टेड टू बिकम अ फंडर, और a country which is funding IDA. ओके। अब इसका एक क्रिटिसिज्म क्या है वर्ल्ड बैंक का? जो उसका लीडरशिप है वो हमेशा यूएस से रहा है। अभी अजय बांगा जो है, ऑल्दो ही इज एन इंडियन बॉर्न पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बट ही देन रिसेंटली गॉट द यूएस सिटीजनशिप। सो यूएस के सिटीजन्स जो हैं हमेशा से वर्ल्ड बैंक में आपको दिखेंगे। ओके। उसके साथ साथ देर इज अ वोटिंग पावर डिस्पैरिटी। अगर आप देखिएगा एनडीबी में, दैट इज द ब्रिक्स बैंक, सो वी हैव इक्वल वोटिंग शेयर, वेयर एज इन IMF एंड वर्ल्ड बैंक there is a voting power disparity. Whichever country is contributing the highest, उसको सबसे ज्यादा मिल रहा है, and it is then controlling. It is, yes, world bank provides loans and grants. Okay. So यहां पर जो है, this is the situation. Okay. So skewed voting power है, whosoever will have the highest number of shares, it will control the agenda of World Bank. Okay. उसके साथ साथ in the voting table there is an under representation of the developing country. So developing country has very less say in the overall functioning and working of the World Bank. Okay. उसके साथ साथ देर इज अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन डिले, रिसोर्स एलोकेशन में फेवरेटिज्म होता है। यूएस से जो अलाइड होते हैं कंट्रीज, उनको क्विकली लोन मिल जाता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज विच आर नॉट अलाइड विद द यूएस। उसके साथ साथ ये जो है बहुत सारे अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनका ओवरलैपिंग फंक्शन होता है विच क्रिएट्स कंफ्यूजन फॉर द रेसिपिएंट कंट्री। ओके। सो दैट इज ऑल्सो देयर कि किससे लोन लेना है, कैसे लोन लेना है, किसका लोन कहाँ जो है इसको आपको यूटिलाइज करना है। देन देर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द लोन डिसीजन प्रोसेस। दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज देयर। उसके बाद कोई अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है नहीं। आज के डेट में देर हैज बीन अ शिफ्ट इन द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। इंडिया, चाइना, ऑल दीज कंट्री, द ब्रिक्स कंट्री, दे आर राइजिंग। सो यूएस जो है इट कैन नॉट कंटिन्यू टू डिक्टेट द टर्म्स। ऑलराइट। सो दैट इज वाई वर्ल्ड बैंक का जो मॉडल है ये अब धीरे धीरे ऑब्सोलीट होते चला जा रहा है। एंड दैट इज वाई दिस हैज लेड टू द राइज ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक द एनडीबी एंड द एआईआईबी। ओके। सो कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया एंड ब्राजील, दे आर रेजिस्टिंग दिस यूएस लेड फाइनेंशियल ऑर्डर। ओके।
व्हाट आर द प्रपोज्ड रिफॉर्म्स? वर्ल्ड बैंक को आप कैसे रिफॉर्म कर सकते हो? सो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोटिंग पावर कैन हैपन। इक्विटेबल वोटिंग राइट्स आप दे सकते हो। यू कैन एडजस्ट द वोटिंग राइट्स अकॉर्डिंग टू द करेंट ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप। आज के डेट में क्या है, अभी भी जो वर्ल्ड बैंक का वोटिंग स्ट्रक्चर है, इट रिफ्लेक्ट्स the dynamic that was present in the 1950s and 60s. This is not the 1950s and 60s anymore. So उस केस में इक्विटेबल वोटिंग राइट्स होना चाहिए। ओके, डिपेंडिंग ऑन द जीडीपी, डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीब्यूशन। उसके साथ साथ मोर बैलेंस्ड वेटेड वोटिंग सिस्टम दैट शुड बी देयर बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। उसके साथ साथ एक रिव्यू मैकेनिज्म जो है होना चाहिए टू रिव्यू द ग्राउंड रियलिटी, द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप, सो दैट वर्ल्ड बैंक कैन अडेप्ट टू द increasing realities of the rise of the new powers. Okay, और लीडरशिप रोल्स में सिर्फ यूएस सिटीजन्स जो है, अगर वर्ल्ड बैंक सही में चाहता है, इफ वर्ल्ड बैंक्स do want the World Bank governance body, if they do want that they should reflect a more equitable organization, so in that case, what is going to happen is that अब यूएस से हटके लीडरशिप डेवलपिंग कंट्रीज को भी देना चाहिए। चांस शुड बी गिवन टू अ पर्सन from developing country as well, a woman or a man, doesn't matter. Okay, but that person should be from the developing country, and that person should be given a chance to lead the World Bank, to show that World Bank is actually very serious about the changing global order, and it is serious about adapting to this global order. Okay. एक और चीज है, वन मोर थिंग इज देयर, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हैज टू हैपन। कैपिटल इंक्रीज करना चाहिए। जो भी अभी वर्ल्ड बैंक की कैपेसिटी है, ऑब्वियसली इट इज नॉट इनफ। मोर लोन्स नीड्स टू बी डिसबर्स्ड, बिकॉज थ्रू आउट द वर्ल्ड और बड़े लेवल पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही है। सो वट एवर कैपिटल बेस दैट वर्ल्ड बैंक इज हैविंग राइट नाउ, दिस इज नॉट इनफ। उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक हैज टू लेवरेज प्राइवेट कैपिटल, दैट इज ऑल्सो देयर। उसको जो है प्राइवेट सेक्टर को रैली करना चाहिए, सो दैट मोर फंड्स कैन बी रिलीज्ड फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। उसके साथ साथ डोनर कंट्रीब्यूशन को भी इनहांस करना चाहिए फ्रॉम बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट सेक्टर। ग्रीन बॉन्ड्स, ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल, क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म, ये सारे जो इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वर्ल्ड बैंक कैन ट्रूली बिकम अ बैंक, अ डेवलपमेंटल बैंक ऑफ द 21st सेंचुरी। ओके, कुछ रिफॉर्म्स ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुके हैं। सो 2010 में वोटिंग पावर को थोड़ा बहुत एडजस्ट किया गया था, बट दैट वाज नॉट इनफ। आईबीआरडी के वोटिंग पावर को रीअलाइन किया गया है, जिससे चाइना, इंडिया, ब्राजील को थोड़ा सा और पावर मिला है, बट दैट इज अगेन नॉट इनफ एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू ग्राउंड रियलिटी ऑफ द 21st सेंचुरी। ओके, सो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक is a developmental institution which is still stuck in the 1960s and does not reflect the ground reality of the 21st century. And hence, World Bank needs a systematic change and a transformation. Okay, so इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हो। ठीक है, ये सारा इसमें एवरीथिंग इज देयर। ओके, whatever points are there I have discussed here. So World Bank reform से कोई भी क्वेश्चन आता है, I am 100% sure that you can write a very good answer. There are more than enough points for you to write a better 10 and 15 marker question. ठीक है?
अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं आईएमएफ के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। मैंने बताया था ब्रेटन वुड्स सिस्टर्स दो हैं, एक वर्ल्ड बैंक है और दूसरा आपका क्या है, एक वर्ल्ड बैंक है, दूसरा आपका है आईएमएफ। तो वर्ल्ड बैंक वी हैव कंप्लीटेड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट आईएमएफ। तो मैंने पहले भी बताया था दैट इफ यू वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक, you have to become a member of IMF. So one thing that IMF does is that IMF does not give loan for developmental activities like building schools and hospitals. The IMF give loans for BOP crisis, that is balance of payment crisis. अगर आपका import bill आपके export bill से ज्यादा है, consistently ज्यादा रह रहा है, then you go into something which is known as balance of payment crisis. This happened with India or not? Yes, it happened with India in the 1990. Okay, so उसके बाद we had to take a loan. So IMF का जो लोन होता है, it comes with very very, एक criticism इनका क्या है, that it comes with very stringent conditions. It comes with what? It comes with very very stringent conditions, and that is a very big problem. Basically, it takes away the sovereignty of the country in managing the economic system. Any country which is taking a loan from IMF has to subscribe to the capitalist model of governance. Okay. Any country who is doing like this, अगर आपको IMF का लोन चाहिए, so you have to subscribe to the capitalist model of governance. And this is a dent on the sovereign rights of a country to govern itself. This has happened with India. Do you think that India did the LPG reforms, the liberalization, privatization, and globalization reform willingly? The answer is no. The LPG reform that India did in 1991, that was due to the IMF conditions. We wanted a loan from IMF, so IMF put a condition on us that you have to open the economy, you have to cut down the government spending, you have to cut down the government subsidies, and that is how we opened. There can be a debate whether it has been good or bad. Yes, one thing is there that Indian economy has benefited from it, but the debate remains that whether it is a necessary condition, it should be a necessary condition to access loan from an institution which claims that it is there for the benefit of the global order. Okay. So many a times, whatever IMF says, IMF जो भी कहता है regarding IMF, whatever IMF is saying regarding the reforms, sometimes it is fine. But many a times, what also happens is that under the garb of these reforms, United States of America tries to push its capitalist agenda. Okay. और यहां पर भी यूएस का टोटल कंट्रोल है। अब इसी के लिए आपने अगर देखा होगा, सो वी हैड एनडीबी, उसमें दे हैड अ स्पेशल अरेंजमेंट, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स बैंक के नाम से जानते हैं हम इसको, उसमें भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए दे हैड सर्टेन फंड एलोकेटेड, एंड दैट वाज विदाउट any string attached. We are the NDB people, the BRICS people. They are not going to any country and they are telling these countries ki if you want loan for balance of payment crisis, you have to open your economy, or you have to subscribe to the American world order. The NDB was formed only for this purpose, that the World Bank and IMF, they have been for a very long time serving American interest more than they have been serving the interest of the world. The world.
दे प्रोवाइड, आईएमएफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है सो दैट बेटर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है आप बना सके। समटाइम्स इट हेल्प्स द कंट्री। कौन सी कंट्री को इसने हेल्प किया है? सो बेस्ट एग्जांपल कैन बी ऑफ सेंट्रल एशिया। आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, these Central Asian countries, they received a shock because for the past 60 years they were under strict socialist communist model. So इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज को हेल्प किया आईएमएफ ने टू ट्रांजिशन टू अ कैपिटलिस्ट मॉडल एंड सेव्ड दीज कंट्रीज फ्रॉम गेटिंग इनटू डिस्ट्रेस सेल मोड। ऐसा होता क्या है दैट वेन एवर अ कम्युनिस्ट कंट्री goes from communist to capitalist, so there is a distress sale। जैसे रशिया में हुआ था। रशिया में क्या हुआ था that after USSR collapsed, all the factories, they were government owned, but after the Soviet Union collapsed, all these government owned institutions or factories, they were sold to private people for pennies। मतलब जो जिस ऑयल कंपनी का वैल्यू, मार्केट वैल्यू 15-20 बिलियन डॉलर था, उसको 10 मिलियन, 5 मिलियन, $700,000, $100,000, $50,000, $10,000 ऐसे करके खरीद लिया गया। देर हैव बीन केसेस, आपको अगर पता होगा रशियन ओलिगार्क्स के बारे में, सो देर आर पीपल फ्रॉम रशिया who became wealthy after the collapse of the Soviet Union. So they brought Soviet industries, government owned industries, for pennies on the dollar। मतलब जिसका मार्केट रेट होना चाहिए था 20 बिलियन, उसको सरकार ने कुछ $100,000 में, 10,000, 50,000 ऐसे कौड़ियों के दाम बेच दिया, जिसको आप कहते हैं। यही जो चीज है सेंट्रल एशिया के साथ होने वाला था, लेकिन वहां पर अमेरिका आया आईएमएफ के साथ, एंड इट हेल्प दीज सेंट्रल एशियन कंट्री सो दैट इट डज नॉट हैव द सेम फेट एज दैट ऑफ रशिया एंड अदर कंट्रीज, अदर सोवियत रिपब्लिक्स, जो कि अभी बिकॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन वेयर रीलिंग अंडर सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस। सो ऐसी बात नहीं है कि आईएमएफ हैज ऑलवेज बीन बैड। इंडिया के केस में IMF रिफॉर्म्स जो था, IMF इंड्यूस्ड रिफॉर्म्स, दे वर गॉड सेंट। फ्रॉम 1991 टू 2001, we in 10 years we grew as much as we grew in 40। मतलब जो हमारा ग्रोथ 40 साल में हुआ था फ्रॉम इंडिपेंडेंस, दैट इज 50 टू 90, 1950 टू 90, वो हमने 10 साल में कवर कर लिया, एंड इट वाज ऑल थैंक्स टू आईएमएफ। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट यहां पर एक बड़ी बात यह आती है दैट इफ अ कंट्री डज नॉट वांट टू गिव अप इट्स सॉवरेंटी ओवर इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी, सो इन दैट केस शुड वी और शुड द आईएमएफ फोर्स दीज कंट्रीज टू अडॉप्ट द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ और द अमेरिकन मॉडल ऑफ गवर्नेंस? So that is one thing that is there। ओके, सो आईएमएफ करता क्या है? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करता है, डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करता है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करता है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वेलांस और पॉलिसी एडवाइस देता है कंट्रीज को, किस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, किस तरीके से आप इन्फ्लेशन को ऊपर नीचे कंट्रोल कर सकते हैं। सो इट डज नॉट हेल्प इन डेवलपमेंट एक्टिविटी, रादर इट हेल्प्स इन द मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी। फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है फॉर टाइडिंग एनी काइंड ऑफ इरेगुलरिटीज और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। कैपेसिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बट नॉट द डेवलपमेंटल कैपेसिटी। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द कैपेसिटी ऑफ द financial mechanism or the
मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ओके, उसके साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको भी ये प्रमोट करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये आईएमएफ काम करता है in consonance and in you can say in collaboration with the World Trade Organization. Okay. India का relationship क्या है? So India is obviously like it is the founding member of both World Bank and IMF, and it has been actively involved in its governance and policy making process. और इंडिया का जो कोटा है आईएमएफ में, इट इज करेंटली द एथ लार्जेस्ट, और ये एथ लार्जेस्ट बना है आफ्टर सिग्निफिकेंट रिफॉर्म, क्योंकि इसके पहले कम था। सो दैट हैज बीन वन प्रॉब्लम विथ द आईएमएफ। आईएमएफ के साथ एक ये बड़ा प्रॉब्लम रहा है दैट इट हैज बीन अगेन अक्यूज्ड लाइक वर्ल्ड बैंक of serving more American interest than it is serving the global interest. Okay. India also participates in Article 4 consultation. So Article 4 consultation में होता क्या है? IMF assess करता है इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी और रिकमेंडेशन देता है हाउ टू बेटर your economic policies so that you can have a better macroeconomic stability and a better macroeconomic framework. And these consultations have helped India align its policies with the global economic trends and the best practices. एसएनए पता है आपको? यूनाइटेड नेशंस का एसएनए होता है, सिस्टम्स ऑफ नेशनल अकाउंट्स। तो 2008 में इसको इंडिया ने ले लिया था, और ये बेसिकली हेल्प करता है हमारे जो जीडीपी कैलकुलेशंस है, हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक कैलकुलेशन है, उसको अलाइन करने में विद ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। देखिए, जब ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से आपका मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क अलाइंड रहेगा, सो इन्वेस्टर्स विल हैव कॉन्फिडेंस in investing in your country, that okay, this particular country is not following some shady practice. Okay. Historically इंडिया ने 1991 में हमने लिया था इनसे, आईएमएफ से असिस्टेंस लिया था, and that assistance actually helped us tide the BOP crisis. So overall, both World Bank and IMF has been a boon for India, but the question remains that do countries need to give up their sovereignty and subscribe to the American world order if they wish to get support from these two banks? Okay. What are the criticism of the IMF? तो वोटिंग पावर का इम्बैलेंस है। ओके, सो यूएस अलोन, उसके पास 16.5% का वोटिंग पावर है, यूएस के एलाइज के पास है। ओके, और इसमें वीटो पावर इसको मिल जाता है यूएस को। अभी आईएमएफ का आपने देखा था कैसे एक बड़ा क्रिटिसिज्म है दैट टेरर फिनेंसर जो पाकिस्तान है उसको उसने लोन सैंक्शन कर दिया। सो दिस रेजेस अ वेरी बिग क्वेश्चन दैट व्हाट काइंड ऑफ policies and what kind of practices that the IMF follows and the World Bank follows when it is sanctioning loans for countries like Pakistan, which are terror sympathizers. Okay. Emerging economies like India, China, and Brazil, they have although grown in economic stature, but they have remained underrepresented in the IMF voting power. So there needs to be structural adjustments to IMF. उसके साथ साथ नॉन यूएस कैंडिडेट, जनरली होता क्या है दैट वर्ल्ड बैंक में एक यूएस सिटीजन इज ऑलवेज द प्रेसिडेंट, एंड आईएमएफ में एक यूरोपियन सिटीजन अपॉइंटेड बाय द यूएस इज द प्रेसिडेंट। अभी क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है आईएमएफ की प्रेसिडेंट, एंड अजय बांगा इज द प्रेसिडेंट। सो बोथ आर अपॉइंटेड ऑफ वर्ल्ड बैंक, बोथ आर अपॉइंटेड बाय द यूएस। इन दैट केस थोड़ा सा पार्शियलिटी जो है, उस केस में देयर आर एक्यूजेशंस ऑफ पार्शियलिटी एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ऑलराइट, उसके साथ साथ आईएमएफ का जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम होता है फॉर कंट्रीज, इट लीड्स टू ड्रॉप इन पब्लिक स्पेंडिंग। उसके वजह से मेनी पीपल आर पुश्ड इनटू पॉवर्टी इमीडिएटली।
although in the long run it might have good consequences, it might have good results, but immediate consequences में reduced public spending होता है, उससे essential services like healthcare, education and social welfare, it takes a hit, and this exacerbates the poverty and inequality. So this is a very big problem. And lack of representation of emerging economy, it is also a very big problem. So emerging economy have been demanding, they have been very vocal in saying that IMF का जो voting structure है, it should undergo a change. Increased representation should be there, and increased influence of emerging economy in IMF should be there, because otherwise this claim of the United States that we are a this Bretton Woods system represents the global order will not hold true. Okay. सो रिसेंटली 2010 में आईएमएफ में कोटा का रिफॉर्म हुआ था, जिससे इंडिया का कोटा थोड़ा बढ़ा था, इमर्जिंग इकोनॉमीज का जो कोटा है वो बढ़ा था, यूएस ने अपना कोटा थोड़ा कम किया था, एंड इट केम इनटू इफेक्ट इन 2016. ओके, सो दिस इज समथिंग दैट इज देयर. फ्यूचर में भी आईएमएफ को फर्दर कोटा रिफॉर्म्स करना है, सो दैट इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया, चाइना, ब्राजील, Vietnam, they can get a better share and a better voice in IMF, and IMF can hold true to its bargain of being a bank for the global order rather than a bank which is serving the US, the United States interest globally. Okay. So everything that you need to have, okay, everything that you need for an answer is here. All right.